हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं वर्ल्ड वार टू के बारे में। वर्ल्ड वार टू के अंदर जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। पर डिफरेंट फ्रंट पर जो जापानीज सोल्जर लड़ रहे थे उनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। जब जापान ने परमाणु बम की ताकत देख ली तो राजा ने हार मान ली। लेकिन उनका संदेश हर सैनिक तक तुरंत नहीं पहुंच पाया। कई सैनिक तो एशिया के अलग अलग कोनों में अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे और उनका अपने बड़े अफसरों से कोई संपर्क ही नहीं था। जब सैनिकों को राजा का संदेश मिला तो उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। एक तरफ उन्हें दुख था कि इतनी मेहनत के बाद भी वे हार गए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सुकून भी था कि अब ये खून खराबा और मारकाट बंद हो जाएगी। वैसे भी उस वक्त तक जर्मनी का तानाशाह हिटलर और इटली का मुसोलिनी मर चुके थे और जर्मनी इटली पहले ही हार मान चुके थे। ऐसे में जापान का अकेले लड़ते रहना खुद की जान देने जैसा था। 1945 से 1952 तक जापान पर अमेरिका का कब्जा रहा। उन्होंने जापान पर एक गुलाम देश की तरह हुकूमत की और एक कठपुतली सरकार बना दी जो उनके इशारे पर चलती थी। जो सैनिक लड़ाई से घर लौटे, उन्होंने देखा कि उनका देश अब पहले जैसा नहीं रहा। वो पूरी तरह बदल चुका था और सबसे बड़ी बात, वो अब आजाद नहीं था। राजा की तरफ से किए गए प्रचार ने इन सैनिकों को सिखाया था कि हार से बड़ा कोई अपमान नहीं होता। एक सच्चा सैनिक या तो मैदान में मरता है या हारने से पहले खुद की जान ले लेता है। इसी डर से कई सैनिकों ने अपने घर परिवार से ये बात छिपाई कि जंग के दौरान उन्हें दुश्मन सेना ने बंदी बना लिया था। जापान के आम लोग इन सैनिकों को हीरो नहीं, बल्कि समाज से निकाला हुआ या अछूत जैसा समझते थे। उन्हें कायर और भगोड़ा माना जाता था, जिन्होंने देश की शान के लिए जी जान से लड़ाई नहीं की। यहाँ तक कि खुद उनकी सरकार ने भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया। जब वे वापस आए तो उन्हें बंदरगाहों पर बने गंदे बैरकों में रखा गया। वे ठंड और भूख से तड़प रहे थे और अधिकारियों ने उनसे लड़ाई के दौरान कमाया हुआ सारा विदेशी पैसा छीन लिया। बदले में उन्हें येन दिया गया, जो जापान की मुद्रा थी और उस वक्त उसकी कीमत कौड़ियों के बराबर थी। आखिर में उन्हें थोड़ा सा खाना, एक ट्रेन का टिकट देकर उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इनमें से बहुत से सैनिक जंग के घावों की वजह से अपाहिज हो चुके थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर। कईयों को ऐसे भयानक घाव लगे थे जिन्होंने उनका चेहरा और शरीर हमेशा के लिए बिगाड़ दिया था। इन शारीरिक चोटों के अलावा उनके मन पर जो गहरा सदमा लगा था, वो ताउम्र उनके साथ रहा। सोच कर देखिए, अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को गोलियों से छलनी होते देखना और उन्हें वहीं असहाय छोड़कर आगे बढ़ जाना कितना भयानक होता होगा। इन पुराने सैनिकों को नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल था। हालांकि सरकार ने तबाह हो चुके जापान को फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें सरकारी कामों में मजदूरी पर लगाया, लेकिन ये काफी नहीं था। लेकिन हर जापानी सैनिक इतना खुशकिस्मत नहीं था कि घर लौट सके। जो सैनिक मंचूरिया, जो आज चीन का हिस्सा है, में लड़ रहे थे, उन्हें सोवियत संघ, जो आज रूस कहलाता है, की सेना ने पकड़ लिया और ऐसे कैंपों में भेज दिया जहां उन पर बहुत जुल्म होता था। वहां के तानाशाह स्टालिन ने हुक्म दिया कि इन जापानी कैदियों से उनकी वर्दी के अलावा सब कुछ छीन लिया जाए। फिर उन्हें ट्रेनों में भरकर साइबेरिया भेज दिया गया, रूस की वो बर्फीली जगह जहां दूर दूर तक सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था। वहां पहुंचकर सैनिक गर्मी क्या होती है ये भी भूल गए। रूस की जानलेवा सर्दी ने सैकड़ों की जान ले ली। कैंपों में गर्मी का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए ठंड से अकड़कर मौत से बचने के लिए कैदियों को एक दूसरे से चिपककर सोना पड़ता था। जल्द ही स्टालिन ने फैसला किया कि जापान ने जो तबाही मचाई है उसकी भरपाई यही सैनिक करेंगे। उसने उन सैनिकों को गुलामों की तरह काम करने वाला मजदूर बना दिया। उनसे पुल बनवाए गए, सड़कें बनवाई गईं, फैक्ट्रियों और लकड़ी काटने के काम में झोंक दिया गया। स्टालिन के लिए बस एक ही बात मायने रखती थी कि ये सैनिक सोवियत संघ को दोबारा खड़ा करने में मदद करें। जापानी सरकार ने इन कैदियों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वे हमेशा कामयाब नहीं हुए। जो कुछ लोग छूटकर वापस जापान आए भी, उनका नया जीवन आसान नहीं था। इसी बीच जापान में जंग के लिए जिम्मेदार बड़े बड़े फौजी अफसरों पर मुकदमे चलाए गए। यह अमेरिका की शर्त थी। 28 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और कटघरे में खड़ा किया गया ताकि वे अपने किए गए युद्ध अपराधों का हिसाब दे सकें। उनमें से एक जापान का पूर्व प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो भी था।
जब तोजो को पता चला कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसने खुद को दिल में गोली मार ली, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। वो बच गया और अमेरिकी डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। अगले कुछ सालों तक चले इन मुकदमों में सम्राट हिरोहितो पर कोई आंच नहीं आई। उन्होंने खुद को सारी जिम्मेदारी से बचा लिया। हार का सारा ठीकरा उनके अफसरों पर फोड़ा गया, जिसमें हिदेकी तोजो भी शामिल था। 23 दिसंबर 1948 को तोजो को फांसी की सजा सुनाई गई। उसने मांग की थी कि उसे एक सैनिक की तरह गोली मारी जाए, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई और उसे एक आम मुजरिम की तरह फांसी पर लटका दिया गया। उसके साथ 6 और बड़े नेताओं को भी यही सजा मिली, जबकि बाकियों को जेल हो गई। इन मुकदमों के खत्म होने के साथ जापान ने एक नए दौर में कदम रखा, लेकिन उसका अतीत बहुत भयानक था। जंग एक तबाही पर खत्म हुई थी, देश बर्बाद हो चुका था और लाखों सैनिक ऐसे थे जिनके बलिदान को उन्हीं के देश के लोगों और सरकार ने बुरी नजर से देखा और कोई इज्जत नहीं दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जापान के सामने आगे एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दोस्तों, हम वीडियो के